गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। हम यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो पूरा सफिशिएंट है। और हम पहले वाला वीडियो पार्ट 1 करके प्रोवाइड किए हुए हैं कल का, और आज हम इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, क्योंकि आप लोगों का पूरा चैप्टर जो है 15 चैप्टर है, पूरा का पूरा पढ़ना है। और उसमें पूरा सेलेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने हैं कि किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस है, हम उसी को लाए हुए हैं। और आप लोगों का ज़्यादातर वही सब एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आप एटीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नीट के लिए, ये आपका जेईई मेंस के बस रिवीजन के लिए ऊपर ऊपर, ये पूरा डिटेल में नहीं है। अगर आप लोगों का एटीसी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नीट वगैरह के लिए, तो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ये वन शॉर्ट वीडियो है, रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख सकते हैं। और अगर आप कुछ पढ़े भी नहीं हैं तो इसको पढ़ लेंगे तो वीडियो है, 2-3 वीडियो बनेगा और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फालतू में इधर उधर देखने का ज़रूरत नहीं है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन देंगे, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होकर जुड़ के इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे हम कल देख चुके थे कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो हम कल आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करवाए थे आपका कल। आज हम पढ़ेंगे 6वां चैप्टर, मतलब कार्य, ऊर्जा और शक्ति। 7वां हमारा है कणों की निकाय तथा गुण गति। 8वां हमारा गुरुत्वाकर्षण है। 9वां हमारा ठोसों के यांत्रिक गुण। 10वां तरलों के यांत्रिक गुण। 11वां है द्रव्य की तीव्र गुण। 12वां है ऊष्मागतिकी। 13वां है अणुगति सिद्धांत। 14वां है दोलन और आवृत्ति गति। 15वां तरंगी। मतलब ये आप लोगों का पूरा चैप्टर 10 चैप्टर आज कंप्लीट करने हैं। और देखिए कितना लॉन्ग वीडियो हो जाता है। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो हम 1-2 चैप्टर छोड़ देंगे, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। पूरा हैंड रिटन नोट्स है, आप लोग उसको पढ़ के एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा हैंड रिटन नोट्स है, और हम अपने हाथों से खुद लिखे हुए हैं इसको, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में कहीं से भी जो भी क्वेश्चन आए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के, या फिर मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है उसमें नहीं आप लोगों को कहीं समझ में आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब इसको आप डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने 6 चैप्टर पे। आज हमारा पार्ट 2 है। चलिए कोशिश करिएगा पूरा लास्ट तक जुड़े रहें इस वीडियो से। चलिए देखते हैं, पहला वाला हमारा यहाँ पे अध्याय 6 है। फर्स्ट दिया हुआ है इसका टॉपिक कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति का क्या होगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा कुछ कार्य किया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में कार्य के बराबर ही वृद्धि हो जाती है, एवं इसके विपरीत जब बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो गतिज ऊर्जा में कार्य के बराबर ही क्षति हो जाती है। अतः परिवर्तन बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय न्यूटन की गति के प्रथम नियम का समाकलन रूप है। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे दिया है कार्य ऊर्जा प्रमेय का निगमन सिद्ध। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, वस्तु प्रारंभिक वेग v से गतिशील है। माना वस्तु पर बल F गति की दिशा में ही आरोपित कर दी जाती है, जिससे वस्तु का वेग v हो जाता है। तब परिवर्तन बल द्वारा एक अति सूक्ष्म विस्थापन ds में किया गया कार्य, मतलब dw बराबर F इंटू ds, ये हमारा गतिज ऊर्जा का नियम सिद्धांत हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल में इसको वो कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है,
अगला हमारा दिया हुआ है कार्य की परिभाषा। कार्य का परिभाषा आप लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इजी है। किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, मतलब वर्ग से प्रदर्शित करते हैं। कार्य के मान में वस्तु की दिशा ज्ञात नहीं होती है, इसलिए कार्य एक अदिश राशि है। कार्य के लिए महत्वपूर्ण शर्त यही है कि वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, तभी कार्य होगा। कार्य का उदाहरण हमारा क्या है? कार्य हमारे यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे हम कोई वस्तु रखे हुए, इस पर फोर्स लगाते हैं तो वो थोड़ा आगे खिसकता है और इसमें बीच में विस्थापन कार्य करता है। ठीक, कोई दीवार है, दीवार पे हम फोर्स लगाते हैं और ये थोड़ा विस्थापन शून्य होता है, क्योंकि कहीं भी फोर्स लगाने में कहीं भी इधर उधर हिलता डुलता नहीं है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 107 अर्ग होता है। कार्य का सूत्र आप लोगों का W बराबर F × S से होता है। ठीक, मतलब कार्य बराबर मास इंटू त्वरण इंटू द्रव्य विस्थापन। चलिए आते हैं, अब देखते हैं कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार कितने होते हैं? कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। इसी आधार पर कार्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य और तीसरा शून्य कार्य। धनात्मक कार्य क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के बीच के कोण थीटा का मान न्यूनतम अर्थात 0 से 90 के बीच हो, तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। इस प्रकार का धनात्मक कार्य कहते हैं। ठीक, ऋणात्मक कार्य क्या होगा? ऋणात्मक कार्य हमारा जब कोई वस्तु पर लगाया गया बल F एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन S के बीच में कोण थीटा के मान अधिकतम होते हैं, मतलब 90 से लेकर 270 के बीच होता है, तो बल का क्या ऋणात्मक ही हमारा कार्य हो जाएगा। ठीक, शून्य हमारा कब होगा? शून्य कार्य जब थीटा का मान 90 और 270 होता है, तो किया गया कार्य हमारा थीटा बराबर 90 या फिर 270 है। कॉस 90 बराबर या कॉस 270 का मान हमारा 0 होता है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं, तो कार्य W बराबर F × cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पे इसमें इंटू भी करेंगे तब भी हमारा वर्ग 0 ही आएगा। अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। स्थितिज ऊर्जा कितने प्रकार होते हैं? स्थितिज ऊर्जा के हमारे 3 प्रकार होते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको एक एक पढ़ लेते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, इसके लिए गुरुत्वीय बल F के विरुद्ध किए गए कार्य के स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब स्थितिज ऊर्जा U बराबर वस्तु का भार mg, यहाँ पे देख लेते हैं, U बराबर mg और यहाँ पे ऊंचाई हमारा h। ठीक, तो U बराबर mgh, ये हमारा स्थितिज ऊर्जा भार का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम दर्शाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसको आप याद करते चलिएगा। अगला हमारा दिया है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होता है? विभिन्न विद्युत उपकरण जैसे पंखा आदि ऊर्जा के जिस प्रभाव से कार्य करने की क्षमता प्राप्त करती है ऊर्जा, उस रूप से विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, नाभिक ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा यह ऊर्जा तब निहित होती है जब हल्के नाभिकों का संलयन होता है या भारी नाभिकों के विखंडन की प्रक्रिया से नाभिकीय ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के कारण उत्पन्न होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमारा क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम में हमारा इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल एक रूप होता है, दूसरे रूप में
रूपांतरण किया जा सकता है। यही हमारा ऊर्जा का केवल एक ही रूप होता है। ठीक, इसको हम ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा संरक्षण का नियम, मतलब ऊर्जा का पहला हमारा क्या है, आसान शब्दों में किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु में ऊर्जा विद्यमान होती है तो वह वस्तु कार्य में सक्षम होती है, कार्य करने में सक्षम होती है। ऊर्जा के मान की वस्तु की दिशा का अध्ययन नहीं होता है, इसलिए ऊर्जा का एक अदिश राशि है। इस ऊर्जा के एक इसका SI मात्रा का हमारा क्या होता है, जूल होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। ऊर्जा कितने प्रकार होते हैं? ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गतिज ऊर्जा हमारा और स्थितिज ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा के अनेक रूप हैं जिनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहले वस्तु की गति आधार प्रकार के होते हैं, फिर पहली वस्तु की गति पर आधारित एवं दूसरे वस्तु की स्थिति पर आधारित कुछ मुख्य ऊर्जा के रूप में होते हैं। ठीक, उसमें ऊर्जा क्या होता है? उसमें ऊर्जा किसी पिंड के अणुओं की अभिनियम गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे प्रत्यक्षता स्थित ऊर्जा कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, U बराबर 12 kx²। ठीक, ये बातें अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक यहाँ पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या होता है? 2 आवेश एक दूसरे पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। आवेशों में उनकी स्थितिज के कारण उनमें संचित ऊर्जा को ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब इसका समझें आप लोग, 2 आवेश एक दूसरे पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। आवेशों में उनकी स्थिति के कारण उनमें संचित ऊर्जा को ही हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब हमारा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण दिया हुआ है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, स्थितिज ऊर्जा को उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। इसकी किसी ऊंचाई पर रखे पिंड में उसकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है। जब हम 2 पत्थरों को अलग अलग ऊंचाई से नीचे की ओर फेंकते हैं तो जिस पत्थर की ऊंचाई अधिक होगी वो स्थितिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। मतलब कि एक हमारे यहाँ पे पत्थर रखे हैं, ठीक, एक थोड़ी सी ऊंचाई पे इसको रखे हैं। अब दोनों का यहाँ पे सेगमेंटेशन ये होता है, जब ये नीचे गिरेगा दोनों एक साथ इसको हम फेंकेंगे तो इसका स्थितिज ऊर्जा जो हमारा जल्दी और इसका हमारा इससे ज़्यादा तेज जाएगा। ठीक, तो इसका अधिक स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, इसका इसकी तुलना में, इसकी अपेक्षा में इसका स्थितिज ऊर्जा कम रहेगा। ठीक, यहाँ पे यही चीज़ दिया हुआ है। अब हमारा शक्ति दिया हुआ है। शक्ति में हम यहाँ पे देखेंगे, किसी वस्तु या वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य W हो तो शक्ति का सूत्र शक्ति बराबर, यहाँ पे हमारा शक्ति बराबर कार्य अपॉन में समय हो जाएगा। मतलब शक्ति को हम P से, पावर से डिनोट करते हैं, P से, और यहाँ पे कार्य हमारा W हो गया और टाइम हमारा, समय हमारा T हो गया। P बराबर W अपॉन T हो जाएगा। ठीक, शक्ति का मात्रक, शक्ति एक SI मात्रक वाट होता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो वाट होगा। यहाँ पे जूल सेकेंड बराबर 1 वाट होता है। अब आते हैं हम, ये भी शक्ति का ही है, ऊपर हम लोग देख लिए हैं। इसका फिर वो विमी सूत्र द्वारा दर्शा दिया है।
संहादृश्य क्या होता है? संहादृश्य ये जब दो या दो से अधिक वस्तुओं आप यहाँ पे आपस में टकराती है तो वस्तुओं में टक्कर के पश्चात अल्प समय के लिए अन्योन्य क्रिया होती है। इससे वस्तुओं में उनकी ऊर्जा एवं संवेग में परिवर्तन हो जाता है। इसे संहादृश्य कहते हैं। ठीक, संहादृश्य के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हमारा क्या होता है? वह संहादृश्य जिसमें वस्तुओं की टक्कर के पश्चात इसमें कार्य करने वाला बल संरक्षित हो तो वस्तुओं का संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। इस प्रकार के संहादृश्य को प्रत्यक्ष संहादृश्य कहते हैं। थोड़ा गले में थोड़ा सही नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा बोलने में, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका संदृश्य का हमारा आप लोगों का एग्ज़ाम था इसलिए हम ये वीडियो जल्दी ला रहे हैं, नहीं तो आज हमारा मूड नहीं था वीडियो बनाने का। सोचे थे कल बनाएंगे और कल अपलोड करेंगे, फिर याद आया कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं तो डाल देते हैं वीडियो बनाकर। तो आज हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे U1 माइनस U2 इक्वल टू U2 माइनस U1, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। किसका? प्रत्यक्ष संहादृश्य का सूत्र। ठीक, अप्रत्यक्ष का हमारा यहाँ पे हो जाएगा सूत्र, यहाँ पे अपॉन में करके U बराबर यहाँ पे U बराबर M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन में M1 प्लस M2, ये हमारा अप्रत्यक्ष का सूत्र हो जाएगा। अब हमारा आता है यहाँ पे अगला लेसन, कणों के निकाय तथा गुणन गति। ठीक, यहाँ पे गुणन गति इसको हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे दृढ़ पिंड क्या होता है। दृढ़ पिंड हमारा जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से यदि पिंड के कणों में कोई विस्थापन नहीं होता है तो उसे हम ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। तो ठोस पदार्थ ही होते हैं, दृढ़ पिंड हमारा बस ठोस पदार्थ ही होता है, जैसे कि पत्थर। ठीक, घूर्णन गति हमारा क्या होता है? जब कोई दृढ़ पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो पिंड की गति के घूर्णन गति कहते हैं, एवं इसके अक्ष के घूर्णन अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। घूर्णन गति में पिंड का प्रत्येक कण एक वृत्तीय गति करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक लट्टू है, लट्टू की गति, पृथ्वी का चक्कर, छत के पंखे की गति आदि, ये हमारा क्या है? घूर्णन अक्ष, घूर्णन पिंड। और घूर्णन गति करता हुआ पिंड, ये हमारा गोल गोल लट्टू घूमता है। एक पंखे को भी हम देख सकते हैं, हमारे जो छत पे पंखा लटका रहता है वो भी गोल गोल घूमता है। ठीक, तो उसको हम देख के अपना एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। फिजिक्स एक ऐसा आप लोगों का सब्जेक्ट है जो हमारे आसपास जितनी भी कुछ घटनाएं घटती हैं या फिर हम जिसको देखते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, ये सारा कुछ हमारा फिजिक्स है। आप लोगों को फिजिक्स समझना नहीं है, उसको एब्जॉर्व भी करना है। ठीक, घूर्णन गति के समीकरण, अब इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे घूर्णन गति का समीकरण, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, ऐसे करके हमारा समीकरण दिया हुआ है। 3 समीकरण है। हमें पहला समीकरण आपका दिया हुआ है घूर्णन गति के प्रथम समीकरण W बराबर W0 प्लस AT। ठीक, दूसरा हमारा दिया हुआ है थीटा बराबर W0 F प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। और तीसरा हमारा दिया हुआ है W2 बराबर W0 2 प्लस 2A थीटा, ये हमारा 33 समीकरण हो जाएगा। ये हमारा 3 समीकरण दिया हुआ है घूर्णन गति का। अब हमारा द्रव्यमान केंद्र आता है। द्रव्यमान केंद्र में हमें क्या देखना है? जब निकाय किसी बाह्य बल के अंतर्गत गति करता है तब उसका कोई बिंदु इस प्रकार गति करता है कि जैसे निकाय का
समस्त द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य भी इस बिंदु पर आरोपित हो तो इस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान केंद्र भी कहते हैं। इसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा है। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र हमारा क्या होता है? ये मानो दो कणों के जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, जिन्हें चित्र में बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है। यह दोनों कणों के एक ही निकाय स्थित है। मतलब यहाँ पे m2 और m1 माना गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये m1 है, ये m2 है। दो कण बिंदु कण है, ये बीच में ये हमारा एंगल है। ठीक, सॉरी, ये हमारा अक्ष दिया हुआ है x y z। ठीक, अगला अब हमारा यहाँ पे आता है, ये आप लोगों का थोड़ा डेरिवेशन नीचे दे दिया गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हाँ, बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण आप लोगों का हमेशा पूछा जाता है, ये आता ही आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है बल आघूर्ण। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। किसी पिंड को अक्ष के परितः घूर्णन करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, इस बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अथवा किसी बाह्य बल द्वारा वस्तु को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने के प्रभाव को उसका बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, टाउ आपका कैसे बनता है? ऐसे बनता है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है एक f दिया हुआ है, 0 से यहाँ से गया हमारे यहाँ पे टाउ हो जाएगा। ठीक, इसको आप ध्यान में रख के कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सूत्र भी दिया हुआ है, परिभाषा बल आघूर्ण का सूत्र। बल आघूर्ण बराबर टाउ बराबर बल इनटू बिंदु से बल की लंबवत दूरी। ठीक, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे F बल हो गया, इसको जो बीच की दूरी होगी ये हमारा टाउ हो जाएगा। ठीक, अब अगला हमारा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग ये आप लोगों का भी इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार रेखीय गति के कण के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कण का रेखीय संवेग कहते हैं, उसी प्रकार घूर्णन गति में घूर्णन अक्ष के परितः कण के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग के कण के कोणीय होते हैं। ठीक, ये हमारा कोणीय संवेग का परिभाषा है। कोणीय संवेग को हम यहाँ पे देख सकते हैं, परिभाषा को ऐसे इसको डिनोट किया गया है वेक्टर डी बराबर वेक्टर पी इंटू वेक्टर आर। ये आप लोग कोणीय वेग का फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र। अब आते हैं हम यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या होता है? सरल रेखीय गति में न्यूटन के प्रथम नियमानुसार यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगा, अथवा यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, उस बाह्य बल के कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण के जड़त्व हम कहते हैं। ठीक, जड़त्व का नियम आप लोगों का जड़त्व आघूर्ण पर ऐसे ही एकदम जैसे हम लोगों का न्यूटन का प्रथम नियम था। इसी प्रकार घूर्णन गति का कोई भी पिंड किसी अक्ष पर परितः किसी कोणीय वेग के घूर्णन करता हुआ तो अपनी अवस्था परिवर्तन की विरोध करने का एक गुण रहने प्रयास करता है, जो कि पिंड को इस गुण का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा सूत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे इसका सूत्र होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा I बराबर सिग्मा m r स्क्वायर। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब हमारा यहाँ पे अगला आते हैं अपने अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर हमारा गुरुत्वाकर्षण दिया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण में क्या क्या पढ़ना है? केपलर के नियम, पहला टॉपिक हमारा केपलर का नियम दिया हुआ है। केपलर के नियम
हमारा क्या होता है, किसे कहते हैं। केपलर ने सौर परिवार में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति संबंध निम्नलिखित 3 नियम दिए, जो निम्न प्रकार हैं। पहला नियम कक्षों का नियम, यहाँ पे कक्षाओं का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम, परिक्रमा का नियम। ठीक, यहाँ पे देखेंगे प्रथम नियम हमारा केपलर का प्रथम नियम मतलब कक्षाओं का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य की परितः दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्ताकार किसी एक फोकस पर होता है। विभिन्न ग्रहों की कक्षाएं विभिन्न भिन्न होती हैं। यह केपलर का प्रथम नियम है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार, यहाँ पे वृत्ताकार पथ की गति करते करते यहाँ पे उसको सीधी देखिए वृत्ताकार की फोकस होती है, एक फोकस होती है, उसमें विभिन्न ग्रहों का कक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक, तो ये केपलर का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम में क्या होता है, किसी ग्रह का सूर्य में उससे मिलने वाली रेखा बराबर समय अंतरालों में बराबर क्षेत्र पर करती है। ठीक, क्षेत्र पार करती है उसे, और अर्थात उसके प्रत्येक सग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ठीक है, केपलर का दूसरा नियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप लोग बीएससी में पढ़े हैं ये चीज़, अगर आप लोग बीएससी किया हो तो। तृतीय नियम में क्या होता है, केपलर का थर्ड नियम, सूर्य के परितः किसी भी ग्रह का परिक्रमा काल का वर्ग उस ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अंत दीर्घ अक्ष का तृतीय घात के अनुपाती होता है। केपलर का तृतीय नियम भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, पलायन ऊर्जा। पलायन ऊर्जा हमारा क्या होता है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंकने पर उस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलना, यहाँ पे और पृथ्वी की कभी वापस नहीं आता है। तो पलायन वेग के फेंकने के लिए पिंड की दी गई गतिज ऊर्जा पलायन वेग कहते हैं। जो हमारा पिंड का गतिज ऊर्जा दिया हुआ है उससे अगर बाहर चला जाएगा, ठीक, तो वो पलायन वेग नहीं होगा। अगर उसकी दी गई ऊर्जा है वहाँ पे पर्टिकुलर वहाँ पे सेगमेंट है तो उसके बाहर, उसके अंदर ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी वो पलायन वेग होगा। ठीक, पलायन वेग का सूत्र हमारा क्या होगा, u बराबर माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में आर स्मॉल ई, ये आप लोगों का पलायन वेग का सूत्र है। अब आते हैं हम अगले लेसन पे। थोड़ा यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं 2 मिनट के लिए। आप भी थक गए होंगे कब से, ये हमारा थोड़ा चल रहा है वीडियो, थोड़ा लंबा जाएगा, तो सोच रहे हैं कि अगला वीडियो पार्ट 3 करके डाल दें। इसमें 9 चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, अगला हमारा पार्ट अगला लेसन का रहेगा, वरना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और याद करने में भी आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा। थोड़ा जितना पढ़िए, थोड़ा सेगमेंट थोड़ा अच्छे से पढ़िए जितना भी है। तो चलिए आते हैं अपने अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर हमारा यहाँ पे, इसको पढ़ाने के बाद हम अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे बनाएंगे, तो नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर देंगे इसका वीडियो, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसका हम PDF भी दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठोसों के यांत्रिक गुण, ठोसों के यांत्रिक गुण में हमें क्या पढ़ना है, ठोसों का प्रत्यस्थ व्यवहार, ठोसों के प्रत्यक्ष व्यवहार, विरूपक बल। विरूपक बल किसे कहते हैं, किसी विद्युत पर, किसी वस्तु पर, विद्युत चैप्टर आप लोगों का पहले तैयार किए थे पढ़ाने के लिए, तो वो बार बार रट गया है, तो इसलिए विद्युत बार बार बीच में आ जा रहा है। तो ये हमारा वस्तु है, किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल, बाहुबल, जिसमें वस्तु का आकार आकृति दोनों ही परिवर्तित होती है, तो हमारा क्या है, विद्युत बल का विरूपक बल कहते हैं। जब यह बल वस्तु पर
से हटा दिया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ठीक। प्रत्यस्थता क्या होता है? प्रत्यस्थता किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है, और जिसे ही वस्तु से यह विरूपक बल हटा दिया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। वो हमारा क्या है? प्रत्यस्थता कहते हैं। प्रत्यक्षता हमारा होता है यहाँ पे प्रारंभिक। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। प्रारंभिक में ऐसा था, फिर विरूपक बल, ये आपका उदाहरण है, बल हटाने पर ऐसा हो गया। ठीक। प्रत्यक्षता के उदाहरण आप कई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम रबड़ से बनी किसी डोरी को खींचते हैं तो उसकी आकार अथवा आकृति बदल जाती है अथवा उसकी लंबाई बढ़ जाती है, मोटाई कम हो जाती है, पर जैसे ही उसको वस्तु को छोड़ते हैं और वो अपनी पुरानी अवस्था में ही हो जाती है। ठीक। अब यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 3 सेगमेंट हमेशा आता है, हमेशा पूछा जाता है। आप लोग अगर ATC का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको, इस चैप्टर को एकदम अच्छे से रट डालिए, क्योंकि ये आप लोगों का PYQ हम देखे थे, ये चैप्टर का आया हुआ था। आप लोगों का 3-4 क्वेश्चन इससे बने हुए थे, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। पहला हमारे यहाँ पे वस्तु, वह वस्तुएं जो बाह्य के हटाने पर अपनी पुरानी अवस्था पुनः प्राप्त कर लेती है उन्हें प्रत्यक्ष वस्तु कहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष वस्तु हमारा क्या होता है? वो बाह्य बल को हटाने, मतलब हमारा कोई रबड़ है, उसको हम देख लेते हैं, रबड़ है, हमारा पुराना अवस्था में छोटा था, उसको हम खींचे तो थोड़ा बड़ा हो गया, लंबा हो गया, मोटाई में थोड़ा कम हो गया। ठीक। उसको जब हम छोड़े वैसे पुरानी अवस्था में आ गया, वैसे का वैसा पतला हो गया और थोड़ा मतलब सही हो गया, वैसे का वैसा ही हो गया। अब हमारा प्लास्टिक की वस्तुओं से क्या होता है? वह वस्तुएं जो विरूपक बल के हटा देने पर अपनी प्रारंभिक अवस्थाएं पूर्णतः रूप में नहीं आ पाती है, उन्हें प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि कोई भी प्लास्टिक वस्तुएं हैं, जैसे हमारा कुछ प्लास्टिक हो गया, खिलौना हो गया, उसको हम कुछ उसको हम गला कर या कैसे भी करके उसको शेप दे देते हैं। शेप देने के बाद वो पुराना अवस्था में उसको छोड़ते तो वैसे नहीं आता है, वैसे का वैसे वो जम जाता है। ठीक। दृढ़ वस्तु हमारा क्या होता है? वह वस्तु जो विरूपक बल के हटा देने पर उनकी आकार और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो हमारा दृढ़ वस्तुएं हो जाएंगे। मतलब दीवार हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, ये आप लोगों का दृढ़ वस्तुओं का उदाहरण है। ठीक। अब हमारा यहाँ पे प्रतिबल तथा विकृति। प्रतिबल हमारा क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है तथा वस्तुओं में आंतरिक प्रत्यक्ष बल उत्पन्न होती है जो वस्तु को पूर्ण अवस्था में लाने की प्रयास करता है। ठीक। यह साम्य अवस्था होती है, वह प्रतिबल होता है। प्रतिबल के 2 प्रकार होते हैं, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्शरेखीय प्रतिबल। ठीक। इसको पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में दे दिया है। आप लोगों को बस ऊपर ऊपर जानना है इसको क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हमारा ये प्रतिबल का चैप्टर ख़त्म होता है इसका। तो सो गाइस, मेरी आज की ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कल हम जो चैप्टर लाएंगे, अगला जो वीडियो आएगा आप लोगों का 10 चैप्टर से रहेगा। 10 चैप्टर से हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों का 5 चैप्टर और बचा है। ठीक। आज हम देखे हैं यहाँ पे 6, 7, 8, 9 और 10, 9 चैप्टर। आप लोगों का कल हम जरूर पक्के में यहाँ पे पूरा आज कंप्लीट कर देंगे। कल आपका पूरा पक्का है। ये बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो बन जाता है और इसको रीड करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो आप लोगों को थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी आना चाहिए कि हाँ इतना पढ़ लिए तो हाँ ठीक है, इतना पढ़ लिए हैं, आज इतना चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ठीक। एक वीडियो देखने के बाद ऐसा होना चाहिए आप लोगों के अंदर। तो क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को थोड़ा टेंशन भी होगा कि हाँ इसको पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना होगा, आप लोगों को मैथ भी सॉल्व करना होगा, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये बाकी
सारा कुछ है आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप लोगों को सारी चीज़ पे फोकस करना है। एक दिन में आप अगर मान लीजिए आप स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं तो हम एक वीडियो बना देंगे आप लोगों का स्ट्रेटजी वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। और जिस भी आपको सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम उसमें वीडियो अपलोड कर देंगे। और किस चैप्टर से कितना लेसन से वो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के PYQ हम देखकर उसमें बता देंगे आप लोगों को। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।